नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। तीनों उपचुनाव में मैनपुरी का चुनाव सबसे दिलचस्प हो गया है। एक तरफ चाचा शिवपाल बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए स्टार प्रचारक बन चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी गैर यादव वोट को बटोरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। चार मंत्रियों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने सियासी समीकरण के साथ जातीय समीकरण को साधने की जद्दोजहद शुरू की है। दरअसल यादव बैंड वोट बैंक जो है यादवों का, वो मुसलमानों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पाले में रहा है, ऐसा माना जाता रहा है। जाहिर है बीजेपी को इन वोटों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन गैर यादव वोट के समीकरणों को अगर साधने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो मैनपुरी में साइकिल को पंचर किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी का कैलकुलेटर साथ आएंगे गैर यादव वोटर? क्या साइकिल से मैनपुरी की लड़ाई उतर जाएगी? गैर यादव क्या बीजेपी की हसरत पूरी कर पाएंगे और मैनपुरी की विरासत क्या डिंपल यादव संभाल पाएंगी? अहम सवाल ये भी है, क्या फिर फैमिली या खेल बिगाड़ेगा मैनपुरी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी की नजर गैर यादव वोटों पर है। एसपी के आखिरी किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने अपने 4 मंत्रियों की तैनाती भी कर दी है। मैनपुरी के एसपी मंच के अलावा शिवपाल को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी जगह मिल गई है। बीजेपी की मुश्किल इस गढ़ में इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि चाचा शिवपाल अखिलेश के समर्थन के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और शायद यही वजह है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में कैंप कर रहे हैं और डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मैनपुरी के जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ 4,30,000 यादव वोटर्स हैं। शाह के वोटर्स की संख्या 2,90,000, 2 लाख क्षत्रिय वोटर्स हैं। एससी वोटर्स की संख्या भी 1,50,000 से ज्यादा है, जबकि 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख लोधी और करीब 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। गैर यादव वोट को साधने के समीकरण पर बीजेपी काम करती नजर आ रही है। SC/ST वोट के लिए असीम अरुण, ब्राह्मण बिरादरी को साधने के लिए प्रतिभा शुक्ला, कुर्मी वोटर पर राकेश सचान की नजर होगी, जबकि ओबीसी वोटर के लिए अजीत पाल को मैदान में उतारा गया। भाजपा सपा के सबसे मजबूत गढ़ को ध्वस्त करने की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी चुनाव को लेकर एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। भाजपा की कोशिश है कि गैर यादव वोटरों को साधा जाए। जिन बीजेपी के धुरंधरों को मैदान में उतारा गया, उनके समीकरण पर भी नजर डाल लीजिए। जाति धर्म मजहब का भेदभाव मिटा दिया। यहाँ सबका वोट मिल रहा है। वो केवल अपने परिवार को साध रहे हैं। किसी दिन चाचा का पैर छू रहे हैं, किसी दिन ताऊ का पैर छू रहे हैं, किसी दिन मामा मौसा, इतने में ही सीमित है और हम पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने जा रही है। वहीं शाह के वोट के लिए खुद रघुराज शाह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इन मंत्रियों को मैनपुरी के मैदान में उतारने का मतलब साफ है। बीजेपी की नजर मैनपुरी के गैर यादव वोटर्स पर है। अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मैनपुरी की सियासी लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता SBSP की, और पंडित मनमोहन झा गामाजी, नेता AIMIM के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। चाचा और भतीजे एक साथ मंच पर दिख रहे हैं। कल भी आशीर्वाद लिया था, आज भी आशीर्वाद दिया है। क्या लड़ाई आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई है? यही वजह है कि आप लोग जातियों के कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गैर यादव वोटर्स कितने हैं, उनको किन किन मंत्रियों के द्वारा साधा जा सकता है? मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, एक बात स्पष्ट हो गई, उन सबके मुंह बंद हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहती है, करती नहीं है। आपकी रिपोर्ट स्थापित करती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज की हर तबके, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अपने साथ लेकर के चलती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक लगातार 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव या 2022 का चुनाव या हालिया संपन्न जितने भी उपचुनाव हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विजय पताका लहराने का काम किया है।
भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन राकेश जी, जिस लॉजिक से आप जवाब दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी लॉजिक से यह सवाल उठ सकता है कि आप लोगों ने कोई यादव मंत्री नहीं भेजा है। गिरीश चंद्र यादव तो है नहीं वहां, जो सबसे बड़ा मतदाता का वर्ग है उनको साधने की कोशिश नहीं की जा रही, यानी कि बीजेपी मानकर चल रही है कि यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी के पार्ले में पूरी तरह से बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर जो आसपास की सराउंडिंग विधानसभा से विधायक हैं, वहां से जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे मंत्रियों की वहां पर जिम्मेदारी लगाई है, ऐसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। और सभी कार्यकर्ताओं का, गिरीश यादव जी का भी कार्यक्रम लगेगा आने वाले समय में, आपको वो भी वहां जाते दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वोट बैंक को मान करके कि ये उनका वोट बैंक है, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो वैसे भी 2014 की बात खत्म हो गई है। अब अगर कोई मुगालते के साथ है कि फला जाति फला वोट उनके साथ उनका बंध हुआ है, तो उसके मुगालते टूटेंगे। ठीक है, मुगालते बार बार टूटे हैं और ये मुगालता फिर टूटेगा। और अब तो सैफई कुनबे में सेंध लगा चुके हैं। छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पार्टी के परिवार के तमाम सारे सदस्य अनमने मन से कुछ लोग और कुछ लोग पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के साथ कैसा अपमान किया गया है और उनको तो फिर सब्जी में तेज पत्ते की तरह उपयोग किया जा रहा है। चुनाव खत्म होते ही फिर उनको बाहर निकाल करके वैसे ही अपमानित करेंगे जैसे अब तक अपमानित करते रहे। अभिषेक जी, शिवपाल यादव का साथ है, सियासी मजबूरी हो गई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, इस पर जवाब दीजिएगा। कि साथ ही ये भी बताइए, जो इलेक्शन मैकेनिज्म हम बीजेपी का देखते रहे, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव हो, एक लोकल स्तर का चुनाव हो, इस उपचुनाव की बात करिए, तमाम मंत्री उतरेंगे कि एक जाति को कैसे साधना है, वो बीजेपी रणनीति तैयार कर चुकी है। क्या यादव कुनबा एकजुट होकर अपना खिला बचा पाएगा इस रणनीति के सामने, इस इलेक्शन मैकेनिज्म के सामने? देखिए आयुष भाई, अभी आपने देखा कि इनकी हताशा कैसे दिख रही थी हमारे भाजपा के मित्र की। राकेश जी किस तरह से हताशा में बोल रहे थे, शिवपाल चाचा के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे अपर्णा जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। साहब, आप तो अंग्रेजों के मुंहबीर रहे हो, उन्हीं की पॉलिसी हमेशा अपनाई है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो ठीक है, आपने अपर्णा जी आपके साथ है, क्यों नहीं टिकट दे दिया होता टिकट आपने तो उनको टिकट और चुनाव लड़ाने के लिए बुलाया था ना। आपने उनके साथ भी छल किया। आपके छल का अभी मीटर खत्म नहीं हुआ साहब। आप जनता के साथ छल करते हो। आप कहते थे 2013 में महंगाई डायन होती है, अब 22 में भी वो डायन है। और डायन क्या, मुझे क्या पता है, हो सकता है बुआ बना के बैठा रखा हो आप लोगों ने। और उसके बाद आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अभिषेक भाई देखिए, ये जोड़तोड़ वाली राजनीति तो लगती ही रहती है। आप लोगों ने भी जोड़तोड़ की थी, रेता बगुड़ा के जोशी के जो बेटे हैं वो आपके पाले में गए, आपने टिकट नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने टिकट भी दिया, हार भी गए, विधान परिषद भी भेज दिया। दारा सिंह चौहान को ले लीजिए, पश्चिम से भी कई शाख के चेहरे थे। तो ये सब तो जोड़तोड़ चलता रहता है। सवाल ये है कि मैनपुरी का किला कैसे बचेगा बीजेपी के इलेक्शन मैकेनिज्म के सामने? कहां खड़े आप लोग, जहां मंत्रियों की पूरी फौज उतर रही है? आयुष भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे प्लीज। बोलिए। बोल रहा हूँ, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ। वहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। वो अपने श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती है। जो सीट लगातार 1977 से लगातार नेताजी के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं जीता। और आप वो कहते हैं ना, सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करने वाली पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए कहां से कैंडिडेट मिला? इनका संघ का कार्यकर्ता नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिला। इनको अपनी विचारधारा में, अपने कार्यकर्ता में विश्वास नहीं रहा कि किसी को चुनाव लड़ाने के लायक थे नहीं। और आज पैराशूट उम्मीदवार को लेकर राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। पैराशूट उम्मीदवार, देखिए 9 बार से समाजवादी पार्टी में केवल सैफई कुनबे का उम्मीदवार बन रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार उम्मीदवार होते रहे, वहां से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार होते हैं, तेजप्रताप यादव उम्मीदवार होते हैं, डिम्पल यादव उम्मीदवार होते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के मैं लौटूंगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए रखे हैं क्या आपने? अरे उनके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती क्या? आप केवल चुनाव लड़ने का ठेका एक पार्टी में, एक परिवार तक सीमित कर देते हैं। इस बात का उत्तर भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मैनपुरी में पूछ रहा है। और मैनपुरी में अगर नहीं, आपस में बोलिए, नेताजी मुलायम सिंह आपस में नहीं, तो जसवंत नगर उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिवपाल सिंह यादव हो सकते थे, लेकिन ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। लड़िए मत, मैं लौटूंगा। उमाशंकर राजभर जी, आपके प्रत्याशी का तो पर्चा खारिज हो गया। ठीक है राकेश भाई, अभिषेक भाई, मैं लौटूंगा। उमाशंकर जी, आपके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। बड़ी जोर शोर से आप लोगों ने ताकत लगाकर सावधान यात्रा भी की थी, प्रचार भी किया था। आप लोगों का स्टैंड क्या है? आपका वोटर कहां जा रहा है? आयुष जी, इस बात का ध्यान रखिए, अब तो और भाजपा की जीत आसान हो गई है। जब तक रमाकांत कश्यप हमारे पार्टी से उम्मीदवार थे और अब पिछले का वोट ले रहे थे, साक सैनिक पाल का वोट काट रहे थे, वोट जो है
लेकिन अब स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जो नान यादव जो आपने कहा जो 7 सैनिक पाल प्रजापति है, यह क्लियर है भाजपा के साथ में जा रहा है। तो सीधा सीधा जो जातीय गणित है इस समय भाजपा के पक्ष तो भाजपा के लिए लॉबिंग करने में क्यों लगे आप लोग? भाजपा के लिए लॉबिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, लॉबिंग का सवाल ही नहीं है। देखिए वही हमारा तो वोट आरओ ने हमारा जो है हमारे उम्मीदवार का पर्चा काट दिया है कैंसिल होने की वजह से। तो आज पिछड़ा आयुष जी मैं आपको बता दूं, अभिषेक जी हैं, इन्होंने भी आजमगढ़ में प्रचार किया है। पूछिए कि हद पिछड़ा जो है समाजवादी को कभी वोट देना ही नहीं चाह रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। इसी तरह से 22 में हम लोगों ने इनके ऊपर जो वोट जो ट्रांसफर कराया था, आज स्थिति है चाहे राजभर हो, पाल हो, प्रजापति हो, 7 सैनिक कश्यप हो, कोई समाजवादी, क्योंकि इनकी जो गुंडागर्दी थी 5 साल या पिछली सरकारों बड़ी जल्दी याद आ गया त्रस्त है। उमाशंकर जी, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको, बड़ी जल्दी याद आ गई कि गुंडागर्दी थी समाजवादी पार्टी सरकार की। साथ में गठबंधन कर लिया, चुनाव लड़ लिया, पूर्वांचल में बीजेपी को डंट भी कर दिया। नहीं किया, हमने कहा बहुत इनका साथ रहा, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है आजमगढ़ लास्ट में जो आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें हम लोग देखा पिछड़े का बहुत मजबूरी में वोट देने को तैयार हुआ, लेकिन वोट देने को सपा को तैयार नहीं है आज के डेट में। ठीक है मनमोहन जी, 60,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स भी हैं। मुस्लिम वोटर्स की रहनुमाई का दावा आप लोग किया करते हैं, कहां स्टैंड है आप लोगों की पार्टी का? मुस्लिम वोटर किसको वोट करेगा? समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, या बाकी जो 2-4 उम्मीदवार जिनका नाम उस तरह से नहीं आ पा रहा है उनको? पहली बात मनमोहन जी, आयुष जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी मुसलमान की बात करता है, उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम की बात करता है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में किला को ध्वस्त करता है, भारतीय जनता पार्टी रामपुर में किला को ध्वस्त करता है, वहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार नहीं होता है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इन विपक्ष के लोगों की कमी है। सरकार में कोई ऐसी खासियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं कर गया है जिसकी वजह से जनता इसे वोट दे रही है। तो एक भी सीट निकाल नहीं पाए आप लोग विधानसभा चुनाव में? नाकामियों की वजह से एक भी सीट पर आप लोगों का असर दिखा नहीं। आज देखिए सीट निकाल, पहली बार साहब हमने चुनाव लड़ा, 5 लाख लोगों ने हमें चाहा है। और आने वाले नगर निकाय चुनाव में मैं आपको दिखा दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता मैनपुरी में कहां खड़े हैं, मुस्लिम वोटर्स किसके पाले में जा रहा है? मैनपुरी का जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता नहीं, मैनपुरी में तो मैं एक मैच देखने के लिए बैठा हूं। अच्छा, कि कल अब तक न मैं आजमगढ़ लड़ा तो ये क्यों हार गए, रामपुर में नहीं लड़ा तो क्यों हार गए, और अब मैं देखना चाहता हूं कि यादव वोट इनका इनके साथ है या नहीं है। मैनपुरी की जनता जो कल तक माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की गोद में हुआ करता था, आज क्या उनके साथ है या नहीं है, ये भी हमें देखना है। और उत्तर प्रदेश यादवों में टूट की उम्मीद कहां से आपको? असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मेहनत मुस्लिम भी बराबर करते हैं, उनको पद उस तरह का नहीं मिलता, यादवों को दे दिया जाता है। लेकिन अब आपका जो बयान आ रहा है विरोधाभासी है थोड़ा सा। आपको यादवों में टूट की उम्मीद क्यों है? जायज नहीं देखिए, नहीं, यादवों से हमदर्दी, हमें तो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमदर्दी है। लेकिन हमें तकलीफ है हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों से, जो विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं। कैसे हम भूल जाए कि अगर 5 रुपए सिलेंडर पे बढ़ता था तो वही विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने का काम करता था, महंगाई डांड, यानी कि बीजेपी विपक्ष में अच्छी थी, अच्छा रोल निभा रही थी, आज की पार्टी नहीं निभा पा रही। ठीक है, अभिषेक जी, सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सिर्फ संवेदना के सहारे आप लोग हैं, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव कुनबा एकजुट है, संवेदना की लहर का ही एकमात्र सहारा है? आयुष भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा, हमने बोला ना, अभी तो हमने अपने भाजपा के मित्र से बोला, सवाल पूछा। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे चुनावी रैलियों में, सारे नए न्यूज चैनलों के पास बाइट है, राकेश त्रिपाठी जी के पास बाइट होगी, कि जो सरकार भ्रष्ट होती है उसमें रुपए के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है।
क्या मैं मान लूं आदरणीय मोदी जी? अभिषेक भाई हमेशा आप ये मुद्दा उठाते हैं हर चुनाव में, मैं वही पूछता हूं, मैं वही पूछ रहा हूं, मैं फिर से वही पूछ रहा हूं कि ये मुद्दे तो हर चुनाव में है। किस चुनाव में आपने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया है? किस चुनाव में आपने गिरते रुपए का मुद्दा नहीं उठाया है? क्या मैनपुरी की जनता इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, आपके पक्ष में करेगी? सवाल ये। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी साहब। जनता जागरूक हो रही है, इनके दिखाए हुए सब जवाब झूठे हो रहे हैं। अभी इन्होंने क्लेम किया था 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त रोडे कर देंगे, और मैं आपको कितने वीडियोस भेज दूंगा। आप मेरे से पर्सनल वीडियोस भाई मैं भेज दूंगा, आप अपने न्यूज स्टेट पे दिखा देना, मैं दिखाऊंगा। अपनी सड़क का हाल तो सबको पता है अभिषेक भाई, हो गया है गड्ढा मुक्त। हाँ। मैं आपके न्यूज स्टेट की टीम को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करता हूँ, चलिए आप मेरे साथ, आजमगढ़ चलिए, आप चलिए मेरे साथ, गाजीपुर चलिए, आप मेरे साथ। नहीं, न्यूज स्टेट की टीम को बखूबी पता है उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल क्या है, हम वक्त वक्त पर रियलिटी चेक भी करते हैं। यही नहीं, बाकी जितने भी मुद्दे हैं, और उसमें आपको कहीं कमी बेशी अगर लगे तो आप बिल्कुल आप अपनी सलाह मशवरा दे सकते हैं, वो हमेशा स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल जो है अभिषेक जी कि क्या इन्हीं मुद्दों के सहारे, जहां आप रामपुर हारे, आजमगढ़ हारे, विधानसभा चुनाव में उस तरह से नतीजा आप लोगों को नहीं मिले, वही मुद्दे फिर से है क्या? नहीं, मुद्दे तो वो रहेंगे। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं और जनता की जिम्मेदारी हम हमेशा उठाते रहेंगे। और जो जनता के सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे महंगी बिजली का सवाल हो, हर सारे मुद्दे हम उठाते रहेंगे। हम विधानसभा से लेके सड़क से लेके क्या कहते हैं संसद तक के मुद्दे उठाते रहेंगे। और जहां तक बात मैनपुरी की है, मैनपुरी की जनता ने मान लिया है और वो समझती है ये चुनाव मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल दिया था कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे, मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी का हर छोटा कार्यकर्ता लड़ रहा है। और हमेशा राकेश जी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली की पैट्रियार्कल हेड की जब डेथ हुई है, उसके बाद वहां चुनाव हो रहा है। ये रामपुर नहीं है, ये आजमगढ़ नहीं है। नहीं, मैं अभी अभिषेक जी कह रहे हैं कि वहां पर जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है देख करके, जो बात बार बार ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते थे कि एसी कमरे से अखिलेश यादव जी बाहर नहीं निकलते, वो आजमगढ़ में नहीं गए, वो गोला में नहीं गए, वो रामपुर में नहीं गए, वो अभी भी खतौली नहीं जा रहे, वो अभी भी रामपुर नहीं जा रहे, लेकिन पूरी ताकत लगा करके वो मैनपुरी में घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों बनी है? अगर समाजवादी पार्टी घबराई न होती, परेशान न होती, मैनपुरी हार जाने का खतरा न होता, और पत्नी की प्रतिष्ठा स्वाभिमान सर्वाधिक ऊपर है, यानी पार्टी गर्त में चली जाए, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चा, मेरा परिवार केवल सुरक्षित रहे, मेरा सैनिक कुनबा केवल सुरक्षित रहे, सारी राजनीति इसी पर है। अरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं रामपुर में कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी वहां प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? कार्यकर्ता पूछ रहे हैं खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के ही कि भाई वहां पर अखिलेश जी प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? मैनपुरी में घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, आजमगढ़ में नहीं गए, धर्मेंद्र यादव को अकेला छोड़ दिया वहां पर, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को अकेला छोड़ दिया, जाओ धर्मेंद्र चुनाव हार जाओ। ये बातें आज मैनपुरी के लोग समझ रहे हैं और परिवार के लोग भी समझ रहे हैं, शिवपाल यादव भी समझ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी समझ रहे हैं। राकेश जी सवाल, राकेश जी सुनिए ना, अभिषेक भाई लौटता हूँ। राकेश जी सवाल ये उठ रहा है, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं रहता है तो बीजेपी कहती है देखिए परिवार वाले आपस में ही एकजुट नहीं है, ये आपका साथ क्या देंगे, और परिवार एक साथ दिखता है तो आप लोग परिवारवाद का मुद्दा उठा देते हैं। अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए तब भी सवाल उठा, अखिलेश यादव प्रचार करने पहुंचे हैं तब भी सवाल उठा रहे हैं आप लोग। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये डबल स्टैंडर्ड कैसे आयुष, वास्तविकता में जब राजनीतिक दल में पूरा परिवार मिलकर के राजनीति करेगा तो निश्चित तौर पर ये पारिवारिक मसला नहीं रह जाता है, ये ड्राइंग रूम का मसला या बेडरूम का मसला नहीं रह जाता है, ये मसला निकल करके सड़क पर जाता है और सामान्य जनता इन बातों को लेकर के टिप्पणी करती है। पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड आपने परिवार का बना रखा है। अभिषेक जी जवाब परिवार में जब खटपट करेंगे, जब परिवार में आप ये मौका तो आप लोगों ने दिया ना, परिवार में लड़ाई आपकी थी, उसकी डिबेट चैनलों बीजेपी पर फायदा उठाएगी और चाय की दुकानों पर भी अभिषेक भाई, तो ये सारी बातें अभिषेक भाई जवाब दीजिए। निकल करके यही अभिषेक भाई 4 महीने पहले पत्र इन्होंने लिख कर स्वतंत्र किया था या नहीं किया था, ये जवाब दे कि शिवपाल यादव को स्वतंत्र क्यों कर रहे थे, और आज शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बना रहे हैं, और स्टार प्रचारक भी केवल मैनपुरी में बना रहे हैं। आप शिवपाल यादव के कद को इतना छोटा आंक रहे, केवल मैनपुरी तक, जसवंत नगर के विधायक तक, अरे भाई उनको रामपुर में बनाइए स्टार प्रचारक, खतौली में भी बनाइए स्टार प्रचारक। आपके मन का चोर है, आपके मन का वहम है। डॉक्टर उमाशंकर जी 2 लाख से ज्यादा जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद आपको क्यों है उमाशंकर जी? 2 लाख से ज्यादा जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं। हाँ आयुष जी, हम लोगों ने इनके साथ में बताया कि आजमगढ़ के प्रचार में थे, डॉक्टर साहब भी साथ में थे, इनसे पूछिए आज के डेट में जो व्यवसायी है वह उत्तर प्रदेश का विकास चाहता है,
आज ये तो मैंने पहले ही पूछ लिया कि इतनी जल्दी जाग गए आप लोग। ये तो मैंने पहले ही पूछ लिया था आपसे कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों जाग गए। नहीं, इस पर तो मैंने पूछ लिया आपसे कि आप लोगों को इतनी जल्दी याद क्यों आ गई। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो वोटर अति पिछड़ा जो है वो बीजेपी के पाले में चला जाएगा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों कह रहे हैं आप, किस बुनियाद पर कह रहे हैं? नहीं, हमने देखा आयुष जी, हमने यही कहा कि 22 में देखिए, यह बुंदेलखंड हो, पश्चिमांचल हो, ये हारे नहीं समझा पाए। पूर्वांचल में केवल अति पिछड़े वोट को हम। मनमोहन जी, एक आखिरी जवाब आपका, बहुत छोटा सा संक्षेप में। मान लीजिए मुस्लिम वोटर्स का रोल कहां देखते हैं मैनपुरी की लड़ाई में? अगर क्लोज फाइट होगी तो 60,000 वोटर जो है बहुत अहम हो जाएंगे। वो आप लोग तो आए नहीं है लड़ने। मनमोहन जी, मैं मुस्लिम वोटर की ही बात नहीं करूंगा। मैं नहीं लड़ने नहीं है, हम आईना दिखा रहे हैं, साइड में बैठ के हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम मतदाता से ही नहीं, मैनपुरी की मतदाता से मैं अपील करूंगा कि देश हित में अपने मत का प्रयोग करे। एक तरफ वो खूनी भेड़िया है जो अपने चेहरे को बदल करके आपके सामने आता है, भाषा वही होता है, उनका शब्द वही होता है। और दूसरी तरफ वो है कि आपकी वोट को ले। अच्छा, वो खून से याद आ गया, आपके ऊपर हमला हो गया था, ठीक है ना? खून से याद आया मुझे, वो आपके ऊपर हमला हुआ था, ठीक है? आप अभी ठीक है, आप जो हमला हुआ था? नहीं, जी। चलिए, सुरक्षित रहिए, मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मैनपुरी की लड़ाई बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है, पूरा यादव कुनबा एकजुट है। एकजुट इस वजह से भी क्योंकि ये पता है समाजवादी पार्टी को बखूबी कि आखिरी किला उनका रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें गंवाने के बाद अगर मुलायम सिंह यादव की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो 2024 की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान होगी। लेकिन चुनौती इतनी आसान भी नहीं है। नेक टू नेक फाइट हम यहां पर देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, खबरें लगातार जारी हैं।